व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स खत्म करा। आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आ गया, बैलेंस शीट बनाना आ गया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट विद एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब बच्चों, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी जो आपको अलग से करनी पड़ेंगी ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट में। तो वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कैसे करते हैं, वो सब हम आज इस फर्स्ट पार्ट में शुरू करने वाले हैं। लगभग 10 एडजस्टमेंट्स हम इस पार्ट में सीखेंगे, 10 एडजस्टमेंट्स अगले पार्ट में सीखेंगे और उसके क्वेश्चंस भी हम साथ साथ शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे और उसको बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि बहुत सारे नंबर का ये एग्जाम में आता है। लेट्स बिगिन। चलो जी शुरू करते हैं बच्चों। जल्दी से चैप्टर का नाम लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। सर थोड़े से बेसिक्स पहले डिस्कस कर लें, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। बच्चों, आप लोगों ने लास्ट क्लास में यह सीखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, यानी कि एक सोल प्रोप्राइटर, हाँ सोल प्रोप्राइटर की बुक्स हैं ये, पार्टनरशिप आप 12th में सीखोगे। ऐसे ही अलग अलग कंपनी की बुक्स कैसे बनती हैं वो भी आप 12th में सीखोगे। तो यहां पे मेनली ये सोल प्रोप्राइटर की बुक्स है कि एक सोल प्रोप्राइटर अपना प्रॉफिट कैसे निकालता है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसका बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो ये सब आपने सीखा, इनको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोला। अब ये एडजस्टमेंट्स हमारा नया टॉपिक है। सर ये एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है बच्चों कि कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो हमने अभी अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी या एडजस्ट नहीं करी। एडजस्ट नहीं करी सर, ऐसा कैसे हो गया? एडजस्ट नहीं करी यानी जर्नल एंट्री नहीं बनी। जर्नल एंट्री नहीं बनी इसका मतलब वो लेजर में नहीं आई। लेजर में नहीं आई इसका मतलब वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आई। और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो तो ट्रायल बैलेंस से बनती हैं। तो दैट इज व्हाई इस तरीके की कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो हमने अभी कहीं लिखे नहीं होते, तो उनको हम अब यहां पे सीखने वाले हैं। सर ये एडजस्टमेंट्स कहां दी होंगी हमें क्वेश्चन में? ये बच्चों आपको आफ्टर ट्रायल बैलेंस दी हुई होगी, या फिर आपको जो स्टेटमेंट दी होती है ना जिसमें सारी की सारी आइटम्स दी होती हैं, उसके बाद नीचे अलग से क्वेश्चन में दी होंगी एडजस्टमेंट्स के नाम से। अब आपको वहां क्या करना है, इन एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना होगा। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं बच्चों, ध्यान रखना वो मिनिमम 2 प्लेसेस पे जाएंगी। सर मिनिमम 2 प्लेसेस का मतलब बच्चों ऐसा हो सकता है कि ये ट्रेडिंग में जाए प्लस बैलेंस शीट में जाए, ऐसा हो सकता है ये P&L में जाए प्लस बैलेंस शीट में जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेडिंग में जाए P&L में जाए। तो मतलब दो जगह तो जाएगी जाएगी वो, हो सकता है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में, हो सकता है P&L और बैलेंस शीट में, हो सकता है ट्रेडिंग में P&L में, तो 2 जगह जाएगी वो कम से कम एडजस्टमेंट्स। ये ध्यान रखना, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो 2 जगह एडजस्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा सर ये भी ध्यान रहेगा। अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, आओ शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है हमारे पास, नंबर 1, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों आपका सबसे पहले आता है। अब क्लोजिंग स्टॉक की हमने चर्चा लास्ट क्लास में भी करी थी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो इसका मतलब वो 2 जगह जाएगा। अगर वो एडजस्टमेंट में नहीं दिया तो फिर वो एक ही जगह जाएगा, बैलेंस शीट में। तो अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो सबसे पहले आप जानते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसको लिखेंगे। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है क्लोजिंग स्टॉक, प्लस बैलेंस शीट के एसेट्स में हम उसको लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको समझ के चलनी है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो कहां कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में, ठीक है बच्चों। इसके बाद नंबर 2, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है बेटा? डेप्रीसिएशन का पूरा चैप्टर पढ़ाया है मैंने आपको। डेप्रीसिएशन का मतलब जब हम किसी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की वैल्यू को कम करते हैं तो उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो अब ये जो डेप्रीसिएशन है
ये अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ सर तो फिर कहां आएगा? सोचो आप लोग, डेप्रिसिएशन कहां आना चाहिए? डेप्रिसिएशन एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस लॉस वाला आइटम है, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो एक तो P&L के डेबिट में आता है। दूसरा, बैलेंस शीट में बच्चों एसेट में से माइनस करोगे, जो भी एसेट है, सपोज मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, कोई बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। नंबर 3, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है बच्चों की कोई खर्चा पे करना रह गया, कोई खर्चा अभी ड्यू है जो पे नहीं हुआ, अभी पे करना है, तो कोई एक ऐसा एक्सपेंस है जो पे करना अभी बाकी है, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये कहां जाएंगे बेटा? सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग आप जानते हो कि आपकी लाइबिलिटी होती है, कोई भी पैसा किसी का देना बाकी है तो वो मेरी लाइबिलिटी है। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा है, जर्नल एंट्रीज में भी पढ़ा है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गया, अभी तक पे नहीं करा, मेरी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगा। दूसरा कहां जाना चाहिए बच्चों? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस है उसमें ऐड कर देना। अब वो एक्सपेंस हो सकता है वेजेस हो तो फिर वो ट्रेडिंग में प्लस हो जाएगा, सैलरी हो तो फिर वो P&L में प्लस हो जाएगा। सर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा, आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस में दी हुई है वेजेस 10,000, सैलरीज 9,000। ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है वेजेस फॉर द मंथ इज ₹1,000 and salaries for the month is ₹1,500। ऐसा है बच्चों, नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स में। तो सोचो आपने वेजेस को कहां लिखा होगा? वेजेस को आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होगा ना, यहाँ पे टू वेजेस कितना, 10,000 रुपए। ऐसे ही आपने सैलरीज को कहां लिखा होगा? P&L के डेबिट में लिखा होगा, टू सैलरीज कितना, 9,000 रुपए, क्योंकि ये तो ट्रायल बैलेंस में है, राइट। लेकिन नीचे लिखा था कि वेजेस फॉर द मंथ इज 1,000। जो वेजेस है महीने की वो 1,000 रुपए होती है। आप सोचो अगर एक महीने की 1,000 तो पूरे साल की 12,000 रुपए की वेजेस बैठती है। अगर एक महीने की 1,000 है तो पूरे साल की 12,000 बैठती है या नहीं बैठती है? हाँ सर बैठती तो 12,000 रुपए है पूरे साल की, जबकि अभी हमने दी कितनी है? सिर्फ 10,000। तो क्या 2,000 रुपए ड्यू हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि पूरे साल की 12,000 रुपए की वेजेस बैठती है, हमने दी है सिर्फ 10,000, तो 2,000 की अभी देनी रह गई या नहीं रह गई? तो उसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से 2,000, और टोटल बाहर आ जाएगा 12,000 रुपए। और दूसरा ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी जाएगा। तो ऐसे आउटस्टैंडिंग को दिखाते हैं, जो भी खर्चा है उसमें प्लस करो क्योंकि इसी साल का खर्चा है, और दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ले जाओ। ऐसे ही सैलरी चेक करो, सैलरी एक महीने की 1,500 है। अगर एक महीने की 1,500 है तो पूरे साल की तो 18,000 रुपए बैठी, 18,000 बैठी, जबकि हमने अभी दी कितनी है? सिर्फ 9,000। तो 9,000 देनी बाकी है ना, तो मैं यहाँ पे प्लस करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000 और, तो टोटल 18,000 रुपए की सैलरी बन जाएगी। तो अब देखो ये P&L में प्लस हुआ, तो जिस भी खर्चे से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है उस एक्सपेंस में प्लस कर देना। देखो उस एक्सपेंस में प्लस कर देना और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिख देना। ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी। एक बार लिखते चलो कि कौन सी एडजस्टमेंट कहां कहां आती है। ठीक है बच्चों। नंबर 4, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का क्या मतलब होता है? पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस का मतलब बच्चों ये अगले साल का खर्चा है। पेड इन एडवांस का क्या मतलब होता है कि ये खर्चा इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल का खर्चा है बच्चों, दिस इज पेड इन एडवांस। तो अगर कोई भी खर्चा पेड इन एडवांस होता है, नेक्स्ट ईयर का होता है, तो फिर हमें उसमें क्या करना है? हमें एक्सपेंस में से कर देना है माइनस, क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर का है तो इस साल तो नहीं दिखना चाहिए, तो हम एक्सपेंस में से माइनस करेंगे।
दूसरा बच्चों, आप कोई भी पैसा एडवांस में देते हो, कोई भी पैसा आप एडवांस में देते हो, उसको हम बैलेंस शीट के एसेट में लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। कोई भी पैसा आपने एडवांस में दिया तो आपका एसेट है, तो हम उसको बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे। ठीक है बच्चा, चलो ध्यान रखना एक्सपेंस में से माइनस, क्योंकि दिस इज प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर का इस साल की बुक्स में तो नहीं आएगा, माइनस करो और बैलेंस शीट के एसेट में दिखाओ। नंबर 5, एक्रूड इनकम। सर ये एक्रूड इनकम क्या होता है? एक्रूड इनकम का मतलब होता है बच्चों, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मेरी कोई इनकम ड्यू है, ड्यू होने का मतलब समझते हो? ड्यू का मतलब है कि मैंने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अपने स्कूल में पढ़ा दिया लेकिन मुझे अभी सैलरी नहीं मिली, तो भैया अगर मार्च में मैंने पढ़ाया, सैलरी मार्च की है, मुझे अभी नहीं मिली, ईयर एंड हो गया, 31 मार्च आ गया, मुझे अभी तक सैलरी मिली नहीं है, मैं क्या करूं? क्या इस बुक्स में नहीं लिखूं? क्या लिखनी तो पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी एक्रूड है उसको इनकम में यानी कि P&L के क्रेडिट में प्लस कर देंगे। इनकम तो सारी P&L के क्रेडिट में ही आती है, प्लस कर दो और बैलेंस शीट के एसेट में लिख दो। मैं इसको लिख भी देता हूं, आउटस्टैंडिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू है अभी तक पे नहीं करा। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, ये हमने एडवांस में पे कर दिया। एक्रूड का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, हमने कमा लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। ठीक है बच्चा? अच्छा, नंबर 6 क्या है? अनअर्न्ड इनकम। देखो नाम में ही है अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब कि मैंने अभी तक ये कमाई नहीं है लेकिन मेरे को पहले से मिल गई है, इसका मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये बच्चों अगले साल का पैसा अभी मिल गया। अगले साल का पैसा अगर अभी मिल गया तो क्या इसको अभी बुक्स में लिखना चाहिए? है तो अगले साल का, तो सर इसको तो अगले साल ही लिखेंगे। तो हम इनकम में यानी P&L के क्रेडिट में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में हम इसको लाइबिलिटी में लिखेंगे। आपको कोई भी पैसा एडवांस में मिलता है तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है बच्चों। जैसे मैं 11th में तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, बट 12th में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में भी एनरोल करते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज DC ऐप पे चलते हैं, उस पर आपके फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। DCDEECEE, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, हम हर साल टॉपर्स देते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे पास 50 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स थे, उससे पिछले साल 40 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स थे। तो इतने बच्चे ऑनलाइन मेरे से डेली पढ़ते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे कोर्सेज मार्च में आ जाते हैं तो बच्चे एनरोल कर लेते हैं। अब जब स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं तो वो मुझे फीस पे कर देते हैं पूरे साल की, है ना? तो मेरे लिए वो फीस बच्चों अनअर्न्ड इनकम होती है। अनअर्न्ड का मतलब रिसीव्ड इन एडवांस होती है कि बच्चे ने मार्च में ही अपनी फीस भर दी, अब मुझे उसको अगले साल मार्च तक पढ़ाना है, पूरे साल मुझे पढ़ाना है। तो सोचो बच्चों, मेरे लिए वो अगले साल की है तो मैं इस साल की बुक्स में तो नहीं लिखूंगा, तो मैं इस साल की बुक्स में से उसे माइनस करता हूं कि नहीं भाई इस साल तो नहीं लिखनी, भले ही मिल गई है लेकिन है तो अगले साल की, तो माइनस करो। दूसरा मेरी लाइबिलिटी है ना कि मुझे अभी पढ़ाना है पूरे साल, तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी बन जाती है। तो इस तरीके से बच्चों अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को मैं अपनी बुक्स में भी दिखाता हूं। तो यही प्रैक्टिकली भी चलता है। सही है? चलो ये क्लियर हो गया। 6 एडजस्टमेंट्स आ गई बच्चे। नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्या मतलब होता है? बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है। कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है। कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करने का मतलब खर्चा है, एक्सपेंस है या नहीं है? भाई ऑनर ने जो कैपिटल लगाया हुआ है उस पे फर्म को ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। तो कोई भी खर्चा कहां पे आता है? P&L के डेबिट साइड में। और दूसरा बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करेंगे। सर कैपिटल में प्लस क्यों कर रहे हैं? बेटा ऑनर को मिलेगा ना ये पैसा। ऑनर को कोई भी पैसा मिलता है तो कैपिटल बढ़ती है। जैसे कि प्रॉफिट ऑनर घर लेके जाता है तो कैपिटल बढ़ जाती है या नहीं बढ़ जाती है? राइट? तो वही वाली बात है।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है बच्चों, ये पैसा फर्म चार्ज करती है कि आपने पैसा विड्रॉ करा, ड्रॉइंग्स करी, उस पर हमें इंटरेस्ट दो, तो फर्म की इनकम होती है ये। तो पी एंड एल के तो क्रेडिट साइड में आता है ये, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में, प्लस बैलेंस शीट में कैपिटल में से ही माइनस हो जाता है। कैपिटल में से माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑनर से चार्ज किया जा रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया हो गया ये भी। चलो नंबर 9, नंबर 9 होता है बेटा बैड डेट्स। सर बैड डेट्स का क्या मतलब होता है? बैड डेट्स का मतलब होता है बच्चों कि हमारा कोई डेटर ऐसा है जो अब पैसा नहीं देगा, यानी जो हमारे बैलेंस शीट में डेटर्स है ना, उसमें से कोई डेटर अब पैसा नहीं देगा, या तो उसकी डेथ हो गई है, या वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या वो इनसेन हो गया है, या वो फरार है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब डेटर पैसा नहीं देगा, तो सबसे पहले इसको क्या करें? बैलेंस शीट में एसेट में डेटर में से माइनस करो, बैलेंस शीट में एसेट में डेटर में से माइनस करो, क्योंकि पैसा नहीं मिलने वाला अब डेटर से। दूसरा बेटा मेरा लॉस हो गया, तो पी एंड एल के डेबिट साइड में हम सारे लॉसेस लिखते हैं, पी एंड एल की डेबिट साइड में हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, नंबर 10 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या मतलब होता है बच्चों? कि मेरे कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिन पे मैं डाउटफुल हूं कि शायद ये पैसा ना दें। ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल का मतलब कि आई एम डाउटफुल कि शायद कुछ ऐसे डेटर्स होंगे जो पैसा ना दें। तो हम लोग बीइंग कंजर्वेटिव अप्रोच हम लोग रखते हैं, हम लोग ये पहले से ही अपने आप को समझ के चलते हैं कि हमें अपनी अकाउंट्स बनानी है कंजर्वेटिज्म पे, सेफ रह के बनानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से ही डेटर में से जो डाउटफुल होते हैं, ठीक है, उतना अमाउंट का प्रोविजन बना के चलते हैं। उतना अमाउंट का प्रोविजन बनाने का मतलब है कि प्रॉफिट में से उतना पैसा असाइड करके रखते हैं, साइड में रखते हैं कि शायद ये लोग पैसा नहीं देंगे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, बच जाएंगे हम पहले से। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि हमने पहले से ही सोचा हुआ है कि शायद ये लोग पैसा ना दें, तो हमने प्रॉफिट में से पहले ही उतना पैसा निकाल के साइड में रखा हुआ है कि ठीक है इन्होंने नहीं भी दिया तो मेरे दिल को तो पहले से पता था कि शायद ये ना दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मेरे पास स्टिल एक अमाउंट प्रॉफिट में से निकाल के मैंने साइड में रखा हुआ है ताकि मेरा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिख सके, है ना। तो डेटर पे जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो आपको क्या करना है, इसको भी बैलेंस शीट में डेटर में से ही माइनस करना है, क्योंकि आपको डाउटफुल है ना कि शायद ये पैसा ना दे। और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही आता है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। सर डेबिट में क्यों आता है? क्योंकि डेबिट साइड में ही तो सारी वो चीजें आती हैं जो पैसे में से निकलती हैं, हमारे प्रॉफिट में से निकलती हैं। डेबिट में देखो आपने सारे खर्चे डेबिट में लिखे हैं, तो खर्चे का क्या मतलब होता है कि प्रॉफिट में से पैसा जाएगा ना बच्चों, तो इसीलिए हम पी एंड एल के डेबिट में लिखते हैं इसको भी। ठीक है, ओके। ऐसा ही एक प्रोविजन और बनता है बच्चों डिस्काउंट के लिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट मांगते हैं, जो ये बोलते हैं पैसा तो देंगे लेकिन हमें डिस्काउंट दो, तो हमारे लिए तो वो भी एक तरीके से लॉस ही है। तो हम क्या करते हैं, उसका भी पहले से प्रोविजन बना लेते हैं, यानी हम डेटर में से वो अमाउंट भी माइनस करते हैं और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही आता है। ये डेटर वाले प्रोविजन का सबका ट्रीटमेंट यही है, बैड डेट का भी ट्रीटमेंट यही है। देखो डेटर से माइनस पी एंड एल के डेबिट साइड में, प्रोविजन भी डेटर से माइनस पी एंड एल के डेबिट साइड में, दूसरा भी डेटर से माइनस पी एंड एल के डेबिट साइड में, यही ट्रीटमेंट है। ठीक है बच्चों, परफेक्ट सर। नंबर 12 और लास्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है बच्चों कि हमने कोई लोन लिया हुआ है, उस पे अभी ब्याज देना बाकी है, तो ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसा हो गया सर। हाँ, तो क्या करना है, इसको भी पी एंड एल के डेबिट में ही लिखा जाएगा क्योंकि पैसा देना बाकी है। और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग होती है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं बच्चों। तो ये हैं बेटा हमारे शुरू के 12 एडजस्टमेंट्स जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आज पहले मैंने आपको एडजस्टमेंट्स लिखवा दिए सारे के सारे, तो आप कृपया करके एक तो ये सारे एडजस्टमेंट्स लिख लो। ठीक है, लिखने के साथ साथ इनको आप अच्छे से समझ लो और लर्न भी कर लो, 2-2 4-4 बार लिख के कि कौन सी चीज कहां आती है। आपको एक बार ये याद हो गया ना, माइंड में सेट हो गया। वैसे तो समझने वाली चीजें हैं लेकिन फिर भी
अगर माइंड में सेट हो गया कि कौन सी एडजस्टमेंट कहां है, तो नंबर कटने का स्कोप ही नहीं है। तो आज अपने पास ये सारी की सारी एडजस्टमेंट, इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद बच्चे ये अगली वाली का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड इनको 2-2, 3-3, 4-4 बार अपने पास लिख के देखो कि कौन सी चीज कहां आती है, आपको याद हो रही है नहीं हो रही है। कल मैं पहले इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा, 2 क्वेश्चंस कराऊंगा इन सारी एडजस्टमेंट्स पे, 12 एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगी उसमें। फिर हम नेक्स्ट डे बची हुई एडजस्टमेंट्स करेंगे और उसके नेक्स्ट डे उनके क्वेश्चंस करेंगे, समाप्त हो जाएगा आपका चैप्टर। समझे? जितने जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप बस उतने उतने अच्छे से कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अच्छे तरीके से कर लेना तुम लोग बस ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, अपना नाम बड़ा करना है और 12th में अच्छे नंबर लेके जाना है। बढ़िया से पढ़ो, रुकना नहीं है। मैं मिलता हूं आप लोगों को कल नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।